हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत पाठक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन साह स्टडी पॉइंट पे। जो वादा किया था वो निभा रहा हूं मैंने कहा था आपको कि हम पूरा हिंदी मीडियम का क्लास 11th का टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अब हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट। देखो जरा क्या है इस चैप्टर में, हमें क्या करना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ना है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय में। आओ जी बच्चों, देखो सबसे पहली बात तो ये देखो मुख्य विषय, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम अर्थव्यवस्था और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, थोड़ा दुर्लभता क्या होता है इस वर्ड को समझेंगे, आर्थिक समस्या के बारे में समझेंगे, अर्थशास्त्र का अर्थ समझेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो, और व्यापक मतलब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो समझेंगे, केंद्र समस्या को समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवसर लागत को समझेंगे, उत्पादन संभावना वक्र को समझेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो इस चैप्टर से 3 मार्कर क्वेश्चन होगा वो आपका ज्यादा चांस है कि सेंट्रल प्रॉब्लम से, केंद्रीय समस्या से या पीपीसी के टॉपिक से 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाए। और जो 1 मार्कर क्वेश्चन होगा वो आर्थिक समस्या से पूछ सकते हैं बेटा, और उसके अलावा अवसर लागत से पूछ सकते हैं, और कभी कभी चांस बनता है कि भाई जो आपका सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र है इसमें डिफरेंस 3 मार्क्स का पूछ लेते हैं। तो आओ इस चैप्टर को कवर करते हैं, चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। सबसे पहले देखो हम क्या लेके आए हैं आपके लिए कि अर्थव्यवस्था क्या है। बहुत सीधी भाषा में समझाऊंगा। एक व्यवस्था, एक मैकेनिज्म जो क्या करता है, अपने यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को रोजगार देता है ताकि वो सभी लोग अपनी जीविका कमा पाएं। जैसा कि आपने सुना कि भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत एक व्यवस्था है जिसमें 150 करोड़ लोग रहते हैं, और इस व्यवस्था के तहत उन 150 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और वो लोग उस रोजगार की मदद से अपनी जीविका मतलब अपने जीवन यापन के लिए कमाई करेंगे। समझ गए आप? आओ देखो क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है, अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था है या एक प्रणाली है जो लोगों को जीविका अर्जित करने के साधन, जीविका अर्जित करने के साधन मतलब कमाने का साधन मतलब रोजगार देगी और जीविका प्रदान करती है। देख लो आप, ठीक है, एक ऐसी प्रणाली जो जीविका अर्जित करने के साधन देगी और जीविका देगी ताकि लोग अपना जीवन यापन कर पाए, लोग वहां से कमा पाए। चलो जी, तो स्क्रीनशॉट कर लो, 1 मार्कर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना अर्थव्यवस्था क्या है, कर लो स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों आगे देखो क्या है हमारे पास, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। ये आप में से ज्यादातर बच्चे जो है अगर आर्ट्स से हैं तो आपको ये पता होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, और जो मेरे कॉमर्स वाले भाई हैं जो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। पहला है बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरा है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जिसे केंद्रीय अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले आप समझो बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली जिसमें सभी संसाधनों पर नियंत्रण निजी क्षेत्र का होगा। संसाधन मतलब जो भी रिसोर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हिंदी में बोले तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, सभी संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा, तो बाजार क्षेत्र का होगा, निजी क्षेत्र का होगा। और प्रमुख उद्देश्य, बाजार क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, उन संसाधनों के उपयोग से अपने लाभ को अधिकतम करना। देखो क्या लिखा है कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होगा। बाजार अर्थव्यवस्था की खास बात कि निजी स्वामित्व में सारे संसाधन होंगे और निजी क्षेत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। निजी क्षेत्र जब निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा तो निजी क्षेत्र को एक ही तो चीज दिखती है, प्रॉफिट आने दे। उसके बाद उत्पादक लाभ अधिकतम करने के लिए किया जाएगा। जो उत्पादन होगा वो क्यों किया जाएगा, लाभ बढ़ाने के लिए। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो अर्थव्यवस्था का पहला प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था। दूसरे पे आइए, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। कुछ लोग इसे केंद्रीय अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, सरकारी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। वो अर्थव्यवस्था जहां पर संसाधनों पर पूरा नियंत्रण, पूरा स्वामित्व किसका होगा, सरकार का। और सरकार के हाथ में जब सारे संसाधन होंगे तो सरकार लाभ के लिए नहीं, सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है ना। तो प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा, समाज का कल्याण करना। जरा देखो क्या लिखा हुआ है, उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। भाई योजनाबद्ध मतलब सरकारी अर्थव्यवस्था, तो संसाधन पे सरकार का नियंत्रण और सभी निर्णय सरकार द्वारा
उत्पादन सामाजिक कल्याण के लिए लिए जाएंगे, मतलब सारे निर्णय सरकार लेगी और प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, सामाजिक कल्याण। संसाधन पे नियंत्रण सरकार का, ठीक है, सारे निर्णय सरकार लेगी और प्रमुख उद्देश्य क्या है, सामाजिक कल्याण। आ जाओ दूसरे पे, तीसरे पे आ जाओ। तीसरे का नाम देखो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की खासियत कि वहां पे दोनों बाजार अर्थव्यवस्था और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता को जोड़ के, मतलब मैं बोलूंगा बाजार जमा योजनाबद्ध बराबर मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों के जोड़ से ये बनता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है और प्रमुख उद्देश्य लाभ भी बढ़ाना है और सामाजिक कल्याण भी करना है। और भारत ने 1950 में, 1950 में यह निर्णय लिया था कि हम कौन सी अर्थव्यवस्था चुनेंगे, हम चुनेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। 1950 से हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं यार क्लास 11th में ये क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत कम चांसेस हैं। वजह ये है कि क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट कर लो, क्या पता पूछ ही ले। तो मैंने आपको समझा दिया कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। ले लीजिए बच्चा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपके पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म। मैं तो कहता हूं कि भैया हर बार एग्जामिनर तुझे ये पूछना चाहिए कि व्हाट इज दुर्लभता, मतलब कि स्कार्सिटी क्या होती है, दुर्लभता क्या होती है। बहुत सीधी सी बात है। देखो अगर ये वर्ड नहीं होता, अगर दुर्लभता ना होती तो ये जो विषय हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, हमें इसे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो दुर्लभता के कारण ही एक सब्जेक्ट बना है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। और एक और बात बताऊं, दुर्लभता एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मतलब सार्वभौमिक समस्या है, सबके साथ आने वाली समस्या है, ठीक है। क्या है दुर्लभता? एक सीधी सी बात बोलूंगा, कभी भी अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा, मांग ज्यादा और पूर्ति कम हो जाए तो इसी स्थिति को दुर्लभता कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि भैया यार जल्दी जल्दी से सिलेबस करवा दो। बच्चों पक्का 15 अक्टूबर से आई थिंक पेपर है तुम्हारा, इको का 15 अक्टूबर को है, तब तक मैं सारा करवा दूंगा, प्रॉमिस है। लेकिन मेरे साथ समस्या सुनना, अब एग्जाम का टाइम आ गया तो बैचेस का भी वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब बैचेस का भी वर्कलोड है, तुम्हारे लिए वीडियो भी बनानी है, टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, मतलब कि टाइम मतलब समय जो है मेरे पास बहुत कम है, टाइम नहीं है मेरे पास। और डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब कहने का कि हर बच्चा कह रहा है कि मेरा ये डाउट ले लो, मेरा ये डाउट ले लो, मैं सोच रहा हूं तुम्हारे लिए वीडियो भी बना लूं। तो ये सारी चीजें करने के लिए मेरे पास जो है समय की मांग बहुत ज्यादा है लेकिन समय की पूर्ति बहुत कम है, मतलब मैं बड़ी समस्या में हूं। मैं किस समस्या का सामना कर रहा हूं? दुर्लभता की समस्या का सामना कर रहा हूं। सर्दियों के टाइम में बड़ी दुर्लभता होती है, सनलाइट की, धूप की बड़ी दुर्लभता होती है। गर्मियों के समय में जो है ठंडे पानी की बड़ी दुर्लभता होती है ना यार। पैसों की बड़ी दुर्लभता है, पैसे हैं नहीं, पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो बस यही है दुर्लभता। देखो क्या लिखा हुआ है, दुर्लभता से अभिप्राय वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति का सीमित होना है। पूर्ति कम रह गई और मांग क्या हो गई, ज्यादा हो गई, बस यही है दुर्लभता। और इसी की वजह से विषय आता है अर्थशास्त्र। कर लो इसको भी स्क्रीनशॉट। चलते हैं फिर हम आगे, हटा दो ना। चलो बच्चा आ जाओ, अगली चीज देखो क्या है दुर्लभता के बाद, आर्थिक समस्या। दुर्लभता की वजह से एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। पहले आप ये आर्थिक समस्या क्या है इस बात को समझने से पहले आप ये समझिए कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या है। देखो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि आर्थिक समस्या क्या है और 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो बच्चा जो संसाधन होते हैं ना, संसाधन मतलब मैंने अभी बोला था भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये 4 संसाधन है। तो संसाधन की 2 विशेषता है, समझना, 2 विशेषता संसाधन की है और 1 विशेषता मानव की है। संसाधन की 2 विशेषता ये है कि एक तो संसाधन दुर्लभ है, मतलब कि बहुत कम है, और दूसरा संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। वैकल्पिक मतलब कई सारे उपयोग, जैसे एग्जांपल लो,
पानी, पानी भी एक संसाधन है, तो पानी के कई सारे उपयोग है। पैसा, पैसा भी एक संसाधन है, तो पैसे के भी कई सारे उपयोग हैं। तो पहली बात तो आप सबको पता होना चाहिए कि संसाधन की दो विशेषता है, संसाधन सीमित है और संसाधन के वैकल्पिक उपयोग है। जेब में मेरे पास पैसे कम हैं और पैसों के कई सारे उपयोग हैं, तो एक तो आप ये ध्यान रखें। दूसरा, मानव की भी एक विशेषता है, मानव की इच्छाएं असीमित हैं। ठीक है भाई, संसाधन मानव को चाहिए और मानव की इच्छाएं क्या है, असीमित है। अब देखो इन तीनों बातों को मिलाओ, मानव की इच्छाएं असीमित है लेकिन संसाधन सीमित है और संसाधनों के वैकल्पिक मतलब बहुत सारे उपयोग हैं। और इन्हीं तीन बातों की वजह से हमें क्या करना होता है जीवन में, हमें जीवन में चुनाव करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, सिर्फ 100 रुपए हैं। अब इन 100 रुपए से मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं, जरा देखना मेरी कितनी सारी आवश्यकताएं हैं। इस 100 रुपए से मैं आप लोगों के लिए मान लो नोट्स की फोटो स्टेट करवा सकता हूं। इस 100 रुपए से मान लो मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मैं कुछ खाना खा सकता हूं। इस 100 रुपए से मान लो मैं अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवा सकता हूं। मेरी वाइफ का कॉल आया था, आओगे तो टमाटर लेते आना, तो इस 100 रुपए से मैं उसके लिए टमाटर लेके जा सकता हूं सब्जियां बनाने के लिए। मान लो मुझे एक बंदा मिल गया, एक पर्सन मिल गया जो बहुत हेल्पलेस है, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है मदद की, वो कह रहा है भैया 100 रुपए मुझे दे दो, मैं कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया। अब संसाधन देखो मेरे पास सीमित है, देखो यहाँ पे संसाधन सीमित है, सिर्फ 100 रुपए है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, मानवीय आवश्यकताएं असीमित है, मेरी जरूरतें देखो कितनी सारी है ना, कितनी सारी जरूरतें हैं। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग है, मेरी जरूरतें बहुत सारी है, इस 100 रुपए से मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। अब मैं फंस गया, देखो तीनों बातें एक साथ आ गई, संसाधन सीमित है ना, मानव की आवश्यकता, मेरी आवश्यकता असीमित, संसाधन के वैकल्पिक उपयोग, 100 रुपए से इनमें से कोई भी काम हो सकता है। अब इससे बाहर कैसे निकलूं मैं, अब मैं इस समस्या से बाहर कैसे निकलूं? तो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए मुझे देखो क्या करना होगा, मुझे चयन करना होगा। चयन का मतलब होता है चुनाव करना होगा, मुझे चुनना पड़ेगा कि इन सब में से मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। जैसे मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि वो हेल्पलेस पर्सन को मैं ये 100 रुपए दे देता हूं, तो इन सब में से कोई एक जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, जब मैं उसका चुनाव करूंगा तो बस यही है आर्थिक समस्या का समाधान। तो अगर कोई कहता है कि आर्थिक समस्या क्या है, तो बताना चयन करना, चुनाव करना ही आर्थिक समस्या है ना। और क्यों आती है आर्थिक समस्या? इन तीन बातों की वजह से आती है आर्थिक समस्या। जब हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं, है ना, मानवीय आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित, और संसाधनों के क्या है, वैकल्पिक उपयोग है। तो इन तीन बातों की वजह से आर्थिक समस्या आती है। चलो और आगे चलते हैं। भाई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो, मैं तुम सबका कमेंट पढ़ता हूं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो तुम कमेंट में कह रहे हो उस पर मैं काम कर लूं। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो तो मुझे बता दिया करो बच्चों। चलो और आगे चलते हैं। और बताओ तुम लोग कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, पहला सब्जेक्ट कौन सा है, तैयारी कहाँ तक पहुंची? इको के लिए बेफिक्र हो जाओ, सब मैं करवा के भेजूंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, बस सारी वीडियो देखते रहना और हो सके तो शेयर भी करते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। पेपर कैसा है, पेपर कौन सा है ये बताओ मुझे, और तैयारी कैसे ये बताओ, कमेंट में लिख के बताना। चलो आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? अब मेन क्वेश्चन आया कि 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, ये क्या है? पहले एक बार डेफिनेशन जरा पढ़ो, देखो क्या है अर्थशास्त्र, क्या लिखा है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, मतलब एक सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट है, जो इस बात का अध्ययन करता है कि समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों को किस प्रकार वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में तथा व्यक्तियों के विभिन्न समूहों में वितरण करने का चयन करे। देखो अर्थशास्त्र एक विषय है, किसका विषय है? सामाजिक विज्ञान का। इतनी बात ठीक है। दूसरी बात, अर्थशास्त्र को पता है कि संसाधन कितने हैं, सीमित हैं, और संसाधन के उपयोग कैसे हैं, वैकल्पिक। तो वही कह रहे हो कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो अध्ययन करता है, किस बात का अध्ययन करता है कि समाज मतलब आप लोग और मैं, है ना, ये पूरी दुनिया, ये पूरा देश, ठीक है, समाज अपने वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधन, दो विशेषता एक साथ, संसाधन की दो विशेषता, एक तो संसाधन के उपयोग कैसे, वैकल्पिक, और दूसरा संसाधन क्या है, सीमित है। तो वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधन को किस प्रकार क्या करेगा, समाज क्या करेगा, संसाधन से वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग करेगा, और उत्पादन करने के बाद क्या करेगा, विभिन्न व्यक्तियों और समूहों तक इसको वितरित करेगा। इस बात का अध्ययन करने वाला जो विषय है वो अर्थशास्त्र है। बहुत सिंपल। कोई कहेगा क्या है अर्थशास्त्र, बताओ, एक विषय है,
फिर वो पूछेगा ये विषय में आप क्या पढ़ोगे, क्या समझोगे, तो बता देना कि इस सब्जेक्ट में हम ये सीखेंगे कि हमारे समाज के पास रिसोर्स संसाधन सीमित हैं, संसाधन के वैकल्पिक उपयोग हैं। अब वो समाज उस सीमित संसाधन से कैसे बनाएगा वस्तु और सेवा, हम ये देखेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के बाद समाज ने, मतलब जिसने भी बनाया है, वो इस वस्तु और सेवाओं को विभिन्न समूहों तक, जिनको ये वस्तु सेवा चाहिए, उनके पास तक किस तरीके से वितरित करेगा। इस बात की स्टडी करने वाला सब्जेक्ट जो है वो हमारा अर्थशास्त्र है। उम्मीद करता हूं ठीक है यहां तक सबको। बच्चों स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं बार बार याद दिलवा रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक तरीके से आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आराम से फुर्सत में बैठ के नोटबुक लो, एक एक चीज पढ़ो, वीडियो देखो, लिख लिख के नोट्स बनाओ, चैप्टर याद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आओ देखो, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं सबको पता ही है, सबको पता है शाखाएं कितनी हैं अर्थशास्त्र की। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि। और बहुत सीधी बात है, व्यष्टि वर्ड, जो व्यष्टि शब्द है वो व्यक्ति वर्ड से आया है और जो समष्टि है वो समाज से आया है। और अर्थशास्त्र अभी हमने क्या पढ़ा था कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो ये देखता है कि कैसे संसाधन जो सीमित भी हैं, जिनका वैकल्पिक उपयोग भी है, कैसे उन संसाधनों से उत्पादन होगा और कैसे उन वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो कभी भी अगर ये समस्या, संसाधन सीमित वाली समस्या एक व्यक्ति के साथ आएगी तो उस व्यक्ति के स्तर पे, मतलब छोटे स्तर पे अध्ययन करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र आएगा। मतलब सीधा खुद को समझा लो कि अगर कभी आर्थिक समस्या आई और छोटे स्तर पे आई, छोटे स्तर पे मतलब एक व्यक्ति के साथ, एक उत्पादक के साथ, है ना, तो अगर समस्या कभी भी छोटे स्तर पे आई तो उसका अध्ययन कौन करेगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और अगर समस्या छोटे स्तर पे नहीं है, समाज के स्तर पे है, तो उसका अध्ययन कौन करेगा? समष्टि अर्थशास्त्र। समाज मतलब पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे देश के स्तर पे। आओ देखो क्या लिखा है, लिखा है व्यष्टि, जिसको कुछ लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, आर्थिक सिद्धांत का वह हिस्सा है जो अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत इकाई के व्यवहार का अध्ययन करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, व्यक्तिगत इकाई मतलब कि व्यक्ति के स्तर पे, छोटे स्तर पे समस्या आएगी तो उसका अध्ययन कौन करेगा? व्यष्टि करेगा। वहीं पे दूसरे के बारे में देखो क्या लिखा है, व्यापक, व्यापक मतलब समष्टि अर्थशास्त्र, आर्थिक सिद्धांत का वह हिस्सा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था मतलब पूरे देश के स्तर पे, समग्र के स्तर पे, समग्र मतलब पूरा देश, ठीक है, बड़े स्तर पे, अगर बड़े स्तर पे कोई भी समस्या है तो उसका अध्ययन करेगा। पूरे देश के स्तर पे कोई समस्या है तो उसका अध्ययन कौन करेगा? समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरी तरफ आओ, देखो व्यष्टि का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक वस्तु या उत्पादन के साधन की कीमत का निर्धारण करना। याद रखना जो व्यष्टि है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश में वस्तु और सेवाओं की कीमत का निर्धारण करना। और इसलिए मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत भी बोलते हैं। देखो आपको नहीं पता होगा, व्यष्टि का दूसरा नाम एक और है, कीमत सिद्धांत, क्योंकि उसका प्रमुख काम क्या है? वस्तु और सेवाओं की कीमत का निर्धारण करना। वहीं पे समष्टि में आओ, देखो समष्टि क्या देखता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? समष्टि का उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में लोगों की आय और रोजगार के स्तर का निर्धारण करना। देश में लोगों की इनकम कितनी है, देश में लोगों को काम मिला या नहीं मिला, उसके बारे में अध्ययन करना समष्टि का काम है। इसलिए हमने समष्टि को एक और नाम दिया है। समष्टि को कुछ लोग आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी बोलते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, देखना आप। उसके बाद जो व्यष्टि है उसका प्रमुख जो उपकरण है जिससे ये चलता है वो है मांग और पूर्ति। मतलब पूरी माइक्रो की कहानी कहीं ना कहीं दो ही शब्दों के बीच घूमती रहेगी, मांग और पूर्ति। और क्या है मांग पूर्ति? वीडियो बनाएंगे। मांग टर्म 1 का है, पूर्ति टर्म 2 में है, ठीक है। इधर आ जाओ जरा बच्चा पार्टी, इसके पास क्या है? इसके पास भी मांग और पूर्ति ही है, लेकिन कौन सी मांग और पूर्ति? समग्र मांग और समग्र पूर्ति। मतलब पूरे देश में सारे लोग मिलकर कितनी वस्तु और सेवा की मांग करेंगे और पूरे देश में सारे उत्पादक मिलकर कितनी वस्तु और सेवा बना देंगे। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति समष्टि में, और व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति जो है वो कहां पे? तो व्यष्टि में। चलो और देखो क्या डिफरेंस है। अरे भाई स्क्रीनशॉट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा मैं, इसे 3 से 4 नंबर के लिए स्क्रीनशॉट कर लो बच्चा पार्टी। हाँ चलिए आगे चलते हैं और देखो क्या है डिफरेंस में। देखो क्या लिखा हुआ है, इसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, और इसको आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी देखो जरा, क्या मैंने आपको बोला था ना कि दूसरा नाम भी है, तो व्यष्टि का दूसरा नाम कीमत सिद्धांत और समष्टि का आय तथा रोजगार सिद्धांत। यह सभी समष्टि के चरों को स्थिर मानता है, मान्यता है ये, मान्यता। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के सभी चर स्थिर होंगे।
अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मान लो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और अभी अगर आप पोल साइंस के बारे में सोचोगे, या मान लो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर अभी आप अकाउंटेंसी के बारे में सोचोगे तो रिजल्ट क्या होगा? मैं पढ़ा रहा हूं इको और आप वीडियो चला के क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि यार पोल साइंस का वो वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, वो वाला मुझे फिर से समझना है। तो क्या होगा? पोल साइंस भी नहीं आई और इको भी गई भाई। समझ गए मेरी बात? तो बस वही यहां पे बोला गया कि जब हम व्यष्टि का अध्ययन करेंगे तो हमें ये मान के चलना है कि समष्टि के सभी चरों को क्या मान लेंगे? उनको हम मान लेंगे स्थिर है वो, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और सेम ऐसे यहां पे भी जब हम व्यष्टि का समष्टि का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि के सभी चरों को हम स्थिर मान लेंगे। ठीक है ना? जैसे कि इको पढ़ने के टाइम दिमाग में कोई और सब्जेक्ट ना चले और जब कोई और पढ़ रहे हो तो दिमाग में इको ना चले, वरना क्या होगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो वैसे ही व्यष्टि के टाइम समष्टि के चर स्थिर और समष्टि के समय व्यष्टि के चर स्थिर। ठीक है? दूसरा नाम क्या है मैंने बता ही दिया। लास्ट उदाहरण, जब एक व्यक्ति की आय निकालोगे, जैसे तुम लोग ये निकालो कि मेरी इनकम कितनी है, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत आय क्या हो जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब तुम ये निकालोगे कि भारत की इनकम कितनी है, इंडिया की इनकम कितनी है, राष्ट्रीय आय, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है जी? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। चलो आगे बढ़ो, आगे देखो क्या है बच्चों, आगे है एक और इकोनॉमिक्स। देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, आपके पास क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो। सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर। कभी कभी ये भी आता है, 1 मार्कर क्वेश्चन इस पे बना के पूछते हैं, बहुत सिंपल है। देखो बेटा, सकारात्मक जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं और आदर्शात्मक जिसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अगर आप किसी भी समस्या पे चर्चा कर रहे हो और जब आप उस समस्या पे चर्चा कर रहे हो तो आप फैक्ट और फिगर्स के बिहाफ पे, फैक्ट एंड फिगर मतलब आंकड़ों के आधार पे उसके ऊपर चर्चा कर रहे हो, और जो चर्चा चल रही है वो वास्तविकता से संबंध रखती है, चाहे पास्ट से हो, भूतकाल से हो, चाहे प्रेजेंट से हो, चाहे भविष्य से हो, उससे संबंधित रखती है, संबंध है उसका, तो वो सकारात्मक अर्थशास्त्र है। लेकिन अगर आप किसी भी समस्या पे अपनी ही ओपिनियन, अपनी राय, अपने विचार रख रहे हो तो वो है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। मैं एक उदाहरण देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ सकोगे। जैसे मैं बोलता हूं कि भारत में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है, भारत में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है, तो यहां पे मैंने क्या किया? मैंने आपको एक प्रेजेंट की बात बताई कि भाई भारत में ऐसा हो रहा है। ठीक है? तो ये क्या है आपका? सकारात्मक अर्थशास्त्र है। और अगर मैं कह दूं कि सरकार को महंगाई को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, तो यहां पे मैंने आपको एक अपने ओपिनियन, अपने विचार बता दिए, तो वो क्या हो जाएगा? आदर्शात्मक। एक और उदाहरण देता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में निर्धनता का स्तर बहुत अधिक था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, तो वो क्या है आपका? सकारात्मक है, क्योंकि मैं एक पास्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है? अच्छा, अगर मैं कह दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो डिमोनेटाइजेशन किया था, विमुद्रीकरण, सरकार का वह एक सही निर्णय नहीं था। मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मान लो मैं कह दूं, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूं? अपने विचार रख रहा हूं। जहां पे आप अपने विचार रखोगे वो क्या है? वो कौन सी अर्थशास्त्र है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है। और जहां पे आप अपने विचार नहीं रखोगे, आप भूत, वर्तमान या भविष्य के बिहाफ पे कोई बात बताओगे, वो बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बाद में उसकी चेकिंग हो जाएगी, तो वो है सकारात्मक अर्थशास्त्र। ठीक है? उदाहरण मैंने आपको दिया, आओ देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं जरा। लिखा है सकारात्मक के बारे में, यह बताता है कि क्या है या वास्तव में आर्थिक समस्या कैसे हल की जा सकती है। यह बताता है कि समस्या क्या है या सच में समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विचार नहीं दे रहा, सच्चाई बता रहे कि सच में कैसे हो सकता है। ये क्या बताता है? यह बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपनी राय कि ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, या आर्थिक समस्या किस प्रकार हल की जानी चाहिए। वो वास्तव में बताता है कि इस तरीके से सच में हो सकता है। सच्चाई बताता है, वो सच या झूठ कुछ भी होगा, लेकिन वास्तविकता से उसका लेना देना है। और इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है, ये ख्वाबी पुलाव है, जो मन में आए बोल दो बोल दो बोल दो। ठीक है? चलो आओ देखो क्या है। इसकी वास्तविक आंकड़ों से जांच की जा सकती है। इसमें आपने जो सकारात्मक में आपने बोला, या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, तो इसलिए इसकी जांच आप वास्तविक आंकड़ों से कर सकते हो, गूगल से इस बात की चेकिंग कर सकते हो। इसमें क्या है? इसके वास्तविक आंकड़ों से जांच नहीं की जा सकती। ये तो मन में आया उगल दिया, अपनी सोच थी बक दी।
ठीक है, तो इसकी इसकी जो है आप जांच नहीं कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण पे आ जाओ, भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमत, ये थोड़ा गलत लिख गया बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमत लगातार बढ़ रही है। तो ये तो मैं सच बोल रहा हूं, आप चेक कर लो, हो सकता है मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसका कहीं ना कहीं वास्तविकता से लेना देना है। तो ये क्या है आपका सकारात्मक। अच्छा देखो, भारत को बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए उपाय करने चाहिए। चाहिए मतलब मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, तो ये क्या हो गया आदर्शात्मक। देखो, हमारी अर्थव्यवस्था में आएगी आय की असमानता, ये आएगी नहीं है, आय, आय मतलब आपको पता है सबको इनकम। हमारी अर्थव्यवस्था में आय की असमानता है, तो ये आपका वास्तविक हो गया। और सरकार को इसके लिए मान लो कड़े कदम उठाने चाहिए। देश में असमानता को, जो अमीर और अमीर हो रहे और गरीब हो रहे ना, तो उस असमानता को सरकार को कम करना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आदर्शात्मक। ठीक है, चले आगे। बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट करना ना भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नोट्स के भी काम कर जाएंगे। चलो जी आगे आओ। देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे अच्छी बात, 3 नंबर देगा आपको ये क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, देखो, और इन तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा एग्जाम में, मैं अभी बोल रहा हूं कि कोई ना कोई एक आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। पहले आप समझें कि केंद्रीय समस्या ही क्यों बोल रहे हैं, केंद्रीय क्यों बोल रहे हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं। देखो बच्चे, ये जो 3 समस्या आप पीछे लिखी हुई देख रहे हो ना, वो सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, वो दुनिया के हर अर्थव्यवस्था की समस्या है। कोई इन 3 समस्याओं से बच नहीं सकता, और इसलिए हमने इसको नाम दे दिया अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। इससे पहले कि आप ये तीनों पढ़ो, मैं कहता हूं यार, यही सेम समस्या हर शाम को मम्मी के साथ होती है। यही 3 समस्या जनरल मैंने देखा है कि मम्मी शाम होते ही परेशान होना शुरू हो जाती हैं कि आज खाने में क्या बनाएं, क्या खाएंगे आज फैमिली मेंबर्स, है ना। तो मम्मी के दिमाग में सबसे पहली समस्या कि क्या बनाएं। दूसरा, मम्मी फिर ये भी सोचती हैं कि एक बारी पहले पापा को कॉल करेंगे आपके, है ना, या फिर बड़े भैया को कॉल करेंगे कि भाई आज तुम में से किसी का प्लान बाहर से खा के आने का तो नहीं है, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि क्या बनाना है, और उसके अलावा जो है दूसरा ये भी देखना है कि क्या बनाना है, और साथ में ये भी देखना है कि कितना बनाना है। यहीं पे 2 चीजें हैं, क्या बनाना है, क्या खाना बनाएं, और कितना बनाएं। दूसरी चीज की ये भी देखा जाएगा कि भाई कैसे बनाना है, मतलब कहने का ये कि जो खाना बनेगा वो किचन में बनेगा या जोमेटो से ऑर्डर करवाएं, ये भी मम्मी देखती हैं। और लास्ट जो मैंने आपको बोला कि कॉल करके पूछेंगे कि किस किस को खाना है, ये भी बता दो। तो ये 3 केंद्रीय समस्याएं अर्थव्यवस्था की है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोला कि मम्मी भी ये तीनों फेस करती हैं। भाई हर शाम को मम्मी के साथ यही 3 सरदर्दी होती है कि आज क्या खाना बनाएं, कितना बनाएं, उसके अलावा कैसे बनाएं या मंगवाएं, और उसके अलावा किसके लिए बनाएं, खाना किसके लिए बनाएं। भाई कोई बाहर से तो खा के नहीं आएगा। तो ये तो एक मैंने जर्नल एग्जाम्पल दे दिया। तो सेम वैसे ही एक देश भी, सेम उसी तरीके से एक देश भी ये 3 समस्याएं फेस करता है। हर अर्थव्यवस्था सोचती है कि हमें देश में कौन सी वस्तु और सेवाओं को बनाना है। हर अर्थव्यवस्था सोचती है कि जो भी वस्तु और सेवाएं बनाएंगे हम उसे किन तरीकों से बनाएंगे, बनाने की तकनीक कितनी है। और हर अर्थव्यवस्था सोचती है कि जो वस्तु और सेवाएं बनाई जाएंगी वो किसके लिए बनाई जाएगी, अमीर के लिए या गरीब के लिए। आओ एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहली समस्या कि क्या उत्पादन किया जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्या उत्पादन किया जाए में 2 बातें हैं, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, देश किन चीजों को बनाए, और कितनी मात्रा में देश चीजों को बनाए। बच्चे इससे पहले कि मैं इसे पढ़ूं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, आप ये जान लो कि वस्तु के प्रकार होते हैं। एक होता है सामान्य उपयोग की वस्तु, उसके अंदर 2 चीजें आती है, उपभोक्ता वस्तु और उत्पादक वस्तु। और एक होता है युद्ध संबंधित वस्तु। युद्ध संबंधित वस्तु तुम समझते हो, जो युद्ध में काम आएगी, तोप हो गया, बंदूक हो गया। सामान्य वस्तु में मैंने 2 बोला कि उपभोक्ता और उत्पादक। उपभोक्ता वस्तु जो हमारी आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करते, वो फोन जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो वो उपभोक्ता वस्तु है। वो फोन या वो कैमरा जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं ये उत्पादक वस्तु है। बात समझो, जो वस्तु और सेवाओं को बनाने में मदद करे वो उत्पादक वस्तु, और जिन वस्तुओं को हम सीधा उपभोग कर लें वो उपभोक्ता वस्तु। आपका फोन उपभोक्ता वस्तु, हमारा पैनल उत्पादक वस्तु, कोई मशीन उत्पादक वस्तु। ठीक है, तो देश को ये चुनना होता है कि हम युद्ध संबंधित वस्तु बनाएं या सामान्य वस्तु बनाएं, उपभोक्ता वस्तु बनाएं या उत्पादक वस्तु बनाएं। ठीक है, और ये चुनने के बाद देश को ये भी निर्णय लेना होता है कि जो भी बनाया जाए वो कितनी मात्रा में बनाया जाए। ठीक है, आओ जरा देखो। अच्छा एक छोटा सा आंसर दो,
यूक्रेन का रशिया से वॉर चल रहा है, कमेंट में बताना यूक्रेन को क्या बनाना चाहिए, सिविल गुड्स सामान्य उपयोग की वस्तु है या वॉर गुड्स युद्ध संबंधित वस्तु, जरा बताना मुझे कमेंट में, देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। वैसे मैं बता ही देता हूं, नहीं मैं नहीं बता रहा, तुम बताना, ठीक है। वॉर चल रहा है तो लड़ाई की चीजें ही बनाएंगे। चलो बढ़ते हैं, आओ देखो क्या लिखा है। एक अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना होता है कि किन उपभोक्ता वस्तु मैंने आपको बता दिया, जो उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करेगा, चावल, गेहूं, कपड़े, और किन पूंजीगत वस्तु जैसे मशीनों का उत्पादन किया जाए। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था को नागरिक वस्तु मतलब कि सामान्य उपयोग की वस्तु जैसे ब्रेड, मक्खन, है ना, या फिर युद्ध संबंधित वस्तु जैसे बंदूक, टैंक आदि के बीच चयन करना होता है कि इनमें से हम क्या बनाएं। और लगे हाथों एक और काम करना होता है, क्या करना होता है कि कितनी मात्रा में बनाया जाए, है ना। उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं का चयन करने के बाद अर्थव्यवस्था को प्रत्येक वस्तु की मात्रा भी तय करनी होती है, यह भी चुनना होता है कि कितना बनाया जाए, कितनी मात्रा में बनाया जाए। ये पहली केंद्रीय समस्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी करो, हम आगे चलेंगे। चलो कर लिया, चले 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 चले, आ जाओ जी आगे। देखो क्या है, अगला क्या है भाई, देखो जरा क्या लिखा है, कैसे उत्पादन किया जाए। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कैसे उत्पादन किया जाए, आप ये समझो कि उत्पादन करने की दो तकनीक होती है, एक होता है श्रम प्रधान तकनीक, एक होता है पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान को हम शॉर्ट में LIT भी कहते हैं, LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और पूंजी प्रधान को हम शॉर्ट में CIT भी कहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या फर्क है श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान में? चीजों को बनाने का वो तरीका जिसके अंदर श्रम का ज्यादा उपयोग होगा, लेबर का ज्यादा यूज होगा और मशीनों का कम उपयोग होगा, उस तरीके को हम नाम देंगे श्रम प्रधान तकनीक। और चीजों को बनाने का, गुड्स और सर्विस को बनाने का वो तरीका जिसमें मशीन का ज्यादा उपयोग होगा और लेबर का कम, वो तरीका होगा पूंजी प्रधान तकनीक। समझ गए? मशीनों का उपयोग ज्यादा, लेबर का उपयोग, श्रमिकों का उपयोग कम, तो पूंजी प्रधान। और अगर श्रमिकों का उपयोग ज्यादा और पूंजी का उपयोग कम, है ना, तो पूंजी प्रधान। उत्पादन की दो तकनीक होती है। देखो क्या लिखा है, अधिक श्रम और कम पूंजी का प्रयोग किया जाता है श्रम प्रधान में, और इसमें क्या होता है, अधिक पूंजी और कम श्रम का उपयोग। उसमें श्रम ज्यादा पूंजी कम, इसमें पूंजी ज्यादा श्रम कम। ऊपर पढ़ो, देखो क्या लिखा है, यह समस्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक के चयन से है। कुछ लोग पूछ लेते हैं कि भाई ये बताओ, 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये बताओ कि कैसे उत्पादन किया जाए का अन्य नाम क्या है? तो तकनीक के चयन की समस्या, इसमें हमें तरीका चुनना होता है कि कौन से तरीके से बनाया जाए। आपको एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, जैसे मान लो भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पे अबेंडेंस ऑफ लेबर है, मतलब कि जो श्रमिक है वो बड़ी मात्रा में है। तो भारत जैसे देशों को उत्पादन करने के टाइम श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करना चाहिए, मतलब ज्यादा काम लेबर से, कम काम मशीन से। वहीं पे अमेरिका चलो, अमेरिका एक पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था है, वहां पे बड़ी मात्रा में व्यापारी लोग हैं, वहां पे बड़ी मात्रा में जो है आपका पूंजी है, उनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं है, अमीर देश है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, विकसित अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहां पे क्या होना चाहिए, मशीनें ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो मशीनों का ज्यादा यूज करेंगे और लेबर का उपयोग कम करेंगे। देखो आओ आगे, स्क्रीनशॉट करो इसको, देखो क्या लिखा हुआ है जो मैंने आपको कहा, क्या है देखो, तकनीक का चयन लोगों के रहन सहन के स्तर को उठाने और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। देश को वो तरीका चुनना चाहिए जिसमें लोगों का रहन सहन उठेगा। कैसे उठेगा? जब उनकी कमाई बढ़ेगी। और कैसे कमाई बढ़ेगी? जब सबको रोजगार मिलेगा। उदाहरण के लिए भारत में श्रम प्रधान तकनीक को बेहतर समझा जाता है, ठीक है, लेकिन सरकार नहीं समझती भाई। लेकिन श्रम प्रधान तकनीक यहाँ पे अच्छा है क्योंकि यहाँ श्रम बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब श्रमिक बहुत ज्यादा हैं। जबकि अमेरिका और इंग्लैंड जो विकसित देश है ना, उन्हें पूंजी प्रधान तकनीक को बेहतर मानना चाहिए क्योंकि वहां पे आसानी से क्या मिल जाता है, वहां पे आसानी से पूंजी मिल जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो तरीका चुने जो आपके देश में रहने वाले लोगों के आय के स्तर को बढ़ाएगा और लोगों को रोजगार भी देगा। उदाहरण आपके सामने है, भारत जैसे देशों को पूंजी प्रधान और वहीं पे अमेरिका जैसे देशों को, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, भारत जैसे देशों को श्रम प्रधान और अमेरिका जैसे देशों को पूंजी प्रधान तरीका चुनना चाहिए। चलो बच्चा पार्टी, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट करते रहना, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट।
आ जाओ, आखिरी समस्या देखो क्या है। इस आखिरी समस्या का नाम क्या है? किसके लिए उत्पादन किया जाए। तीसरी समस्या, पहली समस्या की क्या बनाना है और कितना बनाना है, दूसरी समस्या की कैसे बनाना है, और तीसरी समस्या की किसके लिए बनाना है, देश किसके लिए उत्पादन करेगा। देखो बच्चे, इस समस्या में हमें यह देखना होता है कि हम ज्यादा अमीर के लिए बनाएं, कम गरीब के लिए, या कम गरीब के लिए ज्यादा अमीर के लिए। ठीक है, इसी समस्या को कुछ लोग आय के वितरण की समस्या कहते हैं, है ना, कि भाई जो देश ने कमाया तो उस देश में कमाई का वितरण कैसे हुआ, उस पर निर्भर करता है कि हम किसके लिए बनाए। 1 मार्कर क्वेश्चन है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए का अन्य नाम क्या है? आय के वितरण की समस्या। ठीक है, चलो बढ़ो, देखो क्या है। इस समस्या से अभिप्राय उन वर्ग के लोगों के चयन से है जो अंततः वस्तु और सेवाओं का उपभोग करेंगे। अर्थात क्या वस्तुओं का उत्पादन अधिक गरीबों के लिए और कम अमीरों के लिए हो, या अधिक अमीरों के लिए किया जाए या कम गरीबों के लिए। मतलब कि जो देश बनाएगा चीजें वो ज्यादा अमीर के लिए बनाए, कम गरीब के लिए, या फिर ज्यादा गरीब के लिए, कम अमीर के लिए, वो हमें इसमें देखना है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधन की दुर्लभता के कारण कोई भी समाज अपने सभी लोगों के लिए आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इस कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है। संसाधन सीमित है ना, तो आप सबको एक साथ सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। वस्तुओं का उत्पादन उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके पास क्रय शक्ति होती है। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की क्षमता, मतलब पैसा होता है। इससे अभिप्राय यह है कि यह समस्या उत्पादन के संसाधन के बीच आय के वितरण से संबंधित है। ठीक है, जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। सिंपल सी लाइन है कि भाई हमें इसमें देखना है कि हम अमीर के लिए बनाएं कि गरीब के लिए बनाएं। यह समस्या आय के वितरण की समस्या है। देश में संसाधन सीमित है, तो इसलिए हम सबके लिए उत्पादन करके सबको एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें देखना होगा कि हम ज्यादा अमीर के लिए बनाएं या ज्यादा अमीर के लिए कम गरीब के लिए, या ज्यादा गरीब के लिए कम अमीर के लिए। अब हम कैसे लेंगे ये निर्णय? बच्चे स्क्रीनशॉट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो हम ये निर्णय कैसे लेंगे, तो यहां पे 2 पॉइंट थे। आपको ये देखना होगा कि आय का वितरण 2 तरीकों से होता है। एक होता है व्यक्तिगत वितरण और एक होता है फलनात्मक वितरण। व्यक्तिगत वितरण में आपको ये देखना होता है कि आय ज्यादा अमीर के पास गई, कम गरीब के पास। ठीक है, या फिर ज्यादा गरीब के पास, कम अमीर के पास, मतलब आय देश में कैसे बटी है। और एक होता है फलनात्मक वितरण, जैसा कि यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ भी था कि हमें ये देखना होता है कि कितनी आय लेबर के पास गई, कितनी आय लैंड के पास, कितनी कैपिटल के पास, कितनी एंटरप्रेन्योर के पास। कहने का मतलब है कि इनकम का कितना हिस्सा भूमि के पास गया किराए के रूप में, कितना श्रमिकों के पास, कितना पूंजी के पास, और कितना साहस मतलब एंटरप्रेन्योर के पास। ठीक है, तो ये आप देख लो। एक कंक्लूजन दे देता हूं मैं आपको। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, तो इसमें चुनना है कि कौन सी वस्तु होगी और कितनी मात्रा में होगी। कैसे उत्पादन करें, तो इसमें निर्णय लेना है कि 2 तकनीक होती है, श्रम प्रधान, पूंजी प्रधान। किस तरीके से हम चुने, और वो तरीका बढ़िया है जिसमें देश में सबको रोजगार भी मिल जाए और देश की इनकम भी बढ़ जाए। ठीक है, और तीसरा किसके लिए उत्पादन करें, तो इसमें चुनना है कि ज्यादा अमीर के लिए, कम गरीब के लिए, या ज्यादा गरीब के लिए, कम अमीर के लिए। और ये बात निर्भर करती है कि किसके पास क्रय शक्ति है। और ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा कि देश में आय का ज्यादा हिस्सा अमीर के पास गया, मतलब आय का वितरण लोगों में कैसे हुआ, अमीर गरीब में कैसे हुआ। एक तो इस बात पे, और दूसरा इस बात पे कि आय का कितना हिस्सा भूमि के पास किराए के फॉर्म में, किराए के रूप में, श्रम के पास, पूंजी के पास, और साहस के पास। साहस मतलब जो लोग व्यापारी लोग होते हैं। ठीक है, तो उनके पास आय का वितरण कैसे हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। आगे चलते हैं। एक छोटा सा 1 मार्कर क्वेश्चन है। देखो जरा क्या है, अवसर लागत क्या होती है, समझना। एक उदाहरण दूंगा। तुम सबको पता है कि संसाधन सीमित है, अब मेरे पास वक्त सीमित है, तो जिस समय पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, इसी समय पे मैं आपके लिए वीडियो भी बना सकता था, या सेम समय पे मैं अपने बेटे के साथ बैठ के थोड़ा सा खेल भी सकता था, है ना। उसको मेरे साथ खेलना बड़ा पसंद है। वो कहता है कि पापा आप मेरे साथ थोड़ा सा गेम खेला करो, तो जब भी मेरे पास खाली वक्त होता है मैं उसके साथ खेल लेता हूं। तो इस समय पे या तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकता था या उसके साथ बैठ के खेल सकता था। तो मैंने निर्णय किया कि यार भाई तुम लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, तो तुम्हारे लिए वीडियो बना लिया जाए। समय 1 ही घंटा फ्री था जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अब अगर मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा, जो बना रहा हूं, तो इसके बदले में क्या छूट गया,
क्या कौन सी अवसर को मैंने छोड़ दिया है। तो आप देखो, अपने बेटे के साथ खेलने को सेक्रीफाइस करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, बात को समझो। तो इस वीडियो की अवसर लागत है उसके साथ खेलना। जैसे मान लो कि तुम मेरी क्लास ले रहे होते और अगर तुम ये वीडियो ना देख रहे होते तो तुम अपने फ्रेंड के साथ घूमने गए होते। तो अब अभी तो तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो अब तुम अगर अभी ये वीडियो देख रहे हो तो तुमने क्या छोड़ दिया, अपने फ्रेंड के साथ घूमना छोड़ दिया। तो इस वीडियो को देखने की अवसर लागत है फ्रेंड्स के साथ घूमना। आओ देखो क्या लिखा हुआ है, एक उदाहरण भी लिया है हमने। देखो क्या लिखा है, अवसर लागत त्यागे गए। क्या त्यागा मैंने क्या त्याग दिया, अपने बेटे के साथ खेलना त्याग दिया। तुमने क्या त्याग दिया, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना त्याग दिया है ना। अवसर लागत त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प के मूल्य से है। जो आपने त्याग दिया उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो मूल्य होगा, उसी को अवसर लागत कहते हैं। एक देखो बहुत बढ़िया उदाहरण है यहाँ पे, देखो क्या है। मान लीजिए आप एक बैंक में 40,000 रुपए प्रति माह के वेतन पर कार्यरत हैं। आप एक बैंक में काम करते हो, आपकी सैलरी है 40,000 रुपए, और यह भी मान लीजिए कि यह भी माना कि आपको 2 और रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। अभी आप काम कर रहे हो 40,000 रुपए पे, ठीक है, एक बैंक में काम कर रहे हो, और मान लो 2 जॉब के अवसर और आपको मिले थे। एक मिला था आपको जॉब का अवसर 30,000 रुपए का, मान लो कहीं पे से ऑफर आया था कि 30,000 रुपए देंगे आप हमारे यहाँ काम कर लो, और एक ऑफर मिला था आपको 35,000 का कि भाई 35,000 रुपए देंगे आप काम कर लो। देखो 40 पे आप काम कर रहे हो और 2 अवसर आपके पास हैं, एक नौकरी है 35,000 की, एक 30,000 की। तो पहले तो आप बताओ 40 पे ही रहोगे या छोड़ोगे। और सीधी सी बात है कि जीवन में इंसान क्या चुनता है, जो सबसे बढ़िया है। तो आप बताओ 35, 30 और 40 में से सबसे बढ़िया क्या है, फर्स्ट बेस्ट क्या है, 40 है। तो आप 40 पे रह गए, आपने 40,000 वाला काम कर रहे हो आप। अब आपने छोड़ा क्या, वैसे छोड़ा तो आपने ये दोनों, लेकिन देखो दूसरा सर्वश्रेष्ठ क्या है, मतलब कि कह रहे ना अवसर लागत त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग का मूल्य है। छोड़ तो आपने दोनों दिया, लेकिन इसमें से इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है, ज्यादा वैल्यू वाला क्या था। तो 35,000 वाला था ना ज्यादा वैल्यू, ये सिर्फ 30 और ये 35 है। समझ गया मेरी बात। तो ये है अवसर लागत। 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, कई बच्चे लिख देते हैं 30 और 35 दोनों अवसर लागत है, कई बच्चे 30 लिख देते हैं, नहीं, अवसर लागत 35,000 है। 3 ऑप्शन थे, 40,000, 35,000 और 30,000। तो आपने 40 वाला चुन लिया, तो आपने ये दोनों छोड़े, तो इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ क्या था, तो इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ 35,000 वाला था, तो वही आपकी अवसर लागत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 मार्कर में इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखो क्या है अब आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब आपके लिए, उत्पादन संभावना वक्र। बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर 1 पे हम काम कर रहे हैं, और चैप्टर 1 में है ये उत्पादन संभावना वक्र, जिसको कुछ लोग उत्पादन संभावना फ्रंटियर भी कहते हैं, शॉर्ट में पीपीसी या पीपीएफ बोला जाता है। जरा ध्यान दो कि ये क्या है। देखो बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक समस्या पढ़ी थी कि हम क्या उत्पादन करें, और क्या उत्पादन करें में हमने कहा था कि संसाधन सीमित होते हैं, सब कुछ का उत्पादन एक साथ नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए हमें चुनना होता है कि हम किन चीजों का उत्पादन करें, और उत्पादन संभावना वक्र उसी में हमारी मदद करता है। जब भी हमें यह निर्णय लेना होगा कि 2 वस्तु है हमारे पास, ठीक है, और उन दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा का उत्पादन हम कर सकते हैं, तो इन्हीं 2 वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को, ठीक है, 2 वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को जब आप ग्राफ के रूप में दर्शाओगे तो उसी ग्राफ को उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। अब सबसे पहले कि अगर मैं आपको उत्पादन संभावना वक्र सिखाता हूं तो आप मुझे एक चीज का आंसर दो, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए। तो मुझे लगता है 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, और दूसरा चाहिए संसाधन, रिसोर्स। तो याद रखना कि जब उत्पादन संभावना वक्र की बात आती है तो 2 चीजें गिवन होनी चाहिए, क्या, एक तो संसाधन होने चाहिए और दूसरा तकनीक होना चाहिए। देखो यहाँ पे परिभाषा में लिखा भी होगा, देखो कहां है, दिए गए, यहां पे ध्यान दो, दिए गए संसाधन व तकनीक के द्वारा। तो याद रखें कि उत्पादन संभावना वक्र मतलब उत्पादन करने की संभावनाओं वाला वक्र है ये, और यहाँ पे कितने वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, 2 वस्तुओं का, और कौन से आधार पे, तो दिए गए संसाधन, क्योंकि उत्पादन के लिए संसाधन चाहिए और उत्पादन के लिए क्या चाहिए, तकनीक चाहिए, तो दिए गए संसाधन और तकनीक के आधार पर उत्पादन किया जाएगा। तो परिभाषा मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पहले मैं आपको एक टेबल की मदद से ये समझा रहा हूं। चलो आओ,
ये आ जाओ यहाँ पे, यहीं पे टेबल बना देंगे, यहीं पे ग्राफ भी बना देंगे, है ना। चलो आओ ध्यान दो। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास जो तकनीक है वो है LIT। अभी हमारी बात हुई थी LIT मतलब लेबर इंटेंसिव, श्रम प्रधान तकनीक, है ना। दूसरी बात, सपोज करो कि हमारे पास पूंजी है, संसाधन है 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए हमारे पास संसाधन है। एक उदाहरण है, हमारे पास ये दो चीजें गिवन होनी चाहिए। अगर आप उत्पादन संभावना वक्र सीख रहे हो तो संसाधन और तकनीक दिया हुआ होना चाहिए, वरना नहीं समझ पाओगे। अब आप हो मान लो उत्पादक, आप उत्पादक हो, आपके पास जो तकनीक है वो है श्रम प्रधान और जो पूंजी है वो 1 करोड़ है, और आपको 2 वस्तुओं का उत्पादन करना है। ठीक है, 2 वस्तु, याद करो क्या उत्पादन करें में, कितने टाइप की वस्तु थी, पूंजीगत वस्तु और उपभोक्ता वस्तु। तो एक वस्तु ले लेते हैं पूंजीगत से, एक ले लेते हैं उपभोक्ता वस्तु से। मान लो एक ले लेता हूं मैं बटर मक्खन, और एक ले लेता हूं मैं गन, बंदूक। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, गन है और बटर है। और सच बोलूं मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि ये जो PPC का कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट जब दिया गया था तो उस टाइम दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो 2 ऐसी वस्तु उठा लेता हूं जो एक तो वर्ल्ड वॉर से संबंधित है, मतलब युद्ध से संबंधित है, तो इसलिए उन्होंने एक ले लिया गन, और दूसरी वस्तु ले ली कि जब वर्ल्ड वॉर बंद होगा तब पूरी दुनिया को क्या चाहिए होगा, तो उपभोक्ता वस्तु चाहिए होगी, तो एक उपभोक्ता वस्तु ले लिया बटर, मक्खन। ठीक है, अब मान लो हम अपने सारे संसाधन और सारी तकनीक सिर्फ एक चीज के उत्पादन पे लगा देते हैं, गन के उत्पादन पे। ठीक है, तो सपोज करो कि हम 21 यूनिट गन के बना पा रहे हैं। हमने माना कि हम ये सारे संसाधन लगा के गन कितना बना पा रहे हैं, 21 बना पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने बटर पे कितना संसाधन लगाया, 0, तो बटर का उत्पादन क्या हो जाएगा, 0। इतना क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, दिए गए संसाधन और तकनीक के आधार पे 2 वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाएं सोच रहे हैं। तो पहली संभावना बना ली कि सारा संसाधन अगर गन पे लगा दिया तो गन 21 और बटर 0। चलो जी, अब संभावना बनानी है तो और भी सोचते हैं सपोज अब मैं कह रहा हूं कि नहीं यार, एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्शन बटर का भी कर लेते हैं, 1 यूनिट, 1 इकाई मैं बटर भी बना लेता हूं। अब अगर मैं 1 इकाई बटर बनाता हूं तो आप सबको पता है संसाधन तो सीमित है, तो अब संसाधन सारे कहां लगे हुए थे, गन के उत्पादन में। अब मैं उसे उठा के कहां पे डालूंगा, बटर में, तो बटर का उत्पादन तो बढ़ गया। अब बटर का उत्पादन बढ़ गया तो क्या गन उतना ही बनाया जा सकता है, नहीं, अब तो गन में संसाधन कम हो गए, तो अब गन का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम। अब सपोज करो कि ये घट के 20 हो गया। दूसरी संभावना भी हमने बना ली, और भी संभावनाएं बनाते हैं, इसको मैं P बोल दे रहा हूं, उसको Q बोल दे रहा हूं, ऐसे आप नाम दे देना। ठीक है, और भी संभावना बनाते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं कि भाई हम 2 बटर बनाएंगे। अब अगर बटर का आप 1 और यूनिट बढ़ाओगे तो अब संसाधन यहां से फिर से इधर आए, तो अब एक समझदार बच्चा जो समझता है वो ये कहेगा कि हाँ सर मैं समझ गया, आप इधर 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 बढ़ गया, इधर आप 18 लिख दो, है ना, नहीं सॉरी 18 नहीं 19 लिख दो, है ना। आप कहोगे कि सर इधर आपने 1 बढ़ाया था तो इधर 1 घटाया, अब फिर 1 आप बढ़ा रहे हो तो फिर 1 आप घटा लो, 19 लिख दो। लेकिन बच्चे एक चीज बोलूंगा मैं, ध्यान से समझना, एक लाइन है, संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान कुशल नहीं होते हैं। क्या मतलब सर, मतलब ये कि जितने अच्छे से हमारे पापा बाहर काम कर सकते हैं, जो ना जाने कितने सालों से बाहर का काम देख रहे हैं और मम्मी घर का काम देख रही है, एक दिन काम चेंज करवा के देखते हैं। आज पापा को बोला कि पापा आप छुट्टी कर लो, और आज मम्मी का घर का जितना काम है वो आप करके देखो, क्या पापा उस कुशलता के साथ, उस एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे जिस कुशलता के साथ बाहर का काम पापा कर रहे थे। बाहर के काम में पापा एक्सपर्ट है क्योंकि कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज घर का काम करेंगे तो उनकी कुशलता कम हो जाएगी। क्या कहना चाहते हो सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक आप सारे लेबर से क्या बनवा रहे थे, गन, और अब अचानक से आपने क्या बोला कि क्या बना, बटर, तो क्या उनकी कुशलता वही रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो इसलिए क्या होगा, ध्यान देना, इधर 1 बढ़ाओगे तो पहली बार 1 घटाया, लेकिन अगली बार 1 फिर बढ़ाने के लिए अब हमें इधर कितना कम करना पड़ेगा, 2 से घटा के मैंने यहां पे 18 लिख दिया। समझ गए मेरी बात। तो हर बार इधर बढ़ाने के लिए दूसरे वाले को कम कितना करना पड़ेगा, पिछली बार से ज्यादा। अब आओ और बढ़ा देते हैं हम 3,
ये रोशन जी फिर आप आ गए, आ रहा है समझ में आपको? बिल्कुल भैया, सब समझ में आ रहा है। हाँ जी, 3, एक और बढ़ाया हमने इधर, देखो एक बढ़ा के 3 हो गया। अब इधर फिर घटाने की बारी आई, तो अब पहले 1 से घटाया था, फिर 2 से, अब 3 से घटा के 15 कर दे रहे। ठीक है, फिर इधर बढ़ा रहे हैं, मान लो 4 कर दिया, इधर 4 कर दिया, तो इधर 4 से घटा के 11 कर दिया हमने। इधर फिर बढ़ा रहे हैं, मान लो 5 कर दिया, तो इधर 5 से घटा के 6 कर दिया मैंने। फिर बढ़ा लो भाई, इधर मान लो 6 कर दिया, तो इधर मैं अब 0 पे आ गया। जरा बात को समझने की कोशिश करो कि मैं टेबल में क्या दिखा रहा हूं। मैं दिखा रहा हूं कि संसाधन सीमित हैं, ये बात तो तुम्हें पता चल गई। तो इसलिए जब मैं उधर से संसाधन इधर डाल रहा हूं तो उधर घट रहा है, लेकिन साथ में ये भी देखो कि मैं घटा कितना रहा हूं। पहले मैंने 1 से कम किया, फिर मैंने 2 से कम किया, फिर मैंने 3 से कम किया। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसाधन समान कुशल नहीं होते। 1 मार्कर क्वेश्चन है, याद रखना कि संसाधन सभी वस्तु के उत्पादन में समान कुशल नहीं होते। इसलिए जब संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है तो जिस चीज का आपने त्याग किया उसका त्याग हर बार पिछली बार से ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, ये है पीपीसी की तालिका। ठीक है, क्या था ये? 2 वस्तु, दिए गए संसाधन के आधार पे 2 वस्तुओं के उत्पादन के सभी संयोग आपने बना लिए। अब इन्हीं सभी संयोगों का अगर मैं चित्रीय प्रस्तुतिकरण कर दूं तो उसी चित्र को पीपीसी बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संभावना फ्रंटियर बोलते हैं। अब बच्चा इस टेबल की स्क्रीनशॉट कर लो, राइटिंग मेरी ऐसी गंदी गंदी सी है, स्क्रीनशॉट कर लो इसका, और चलो अब ग्राफ बनाने चलते हैं। ये पीपीसी की तालिका थी आपके लिए, चलूं, कर लिया, चलो देखो जी, टेबल देख ही रखा है आपने। अब मैं ग्राफ दिखा रहा हूं पीपीसी का। यार नाम ही है ना पीपीसी, सी है तो कर्व तो बनेगा, ग्राफ तो बनेगा। ठीक है, मान लो y एक्सिस, x एक्सिस 0। कई बच्चों को मैंने देखा वो परेशान रहते हैं। हमेशा याद रखना, जो चीज आप बढ़ाते हो उसको हमेशा x एक्सिस पे रखना है। तो मेरे एग्जांपल में हम बढ़ा क्या रहे थे? बटर को डाल दिया हमने x एक्सिस पे। घटा क्या रहे थे? गन को हमने डाल दिया y एक्सिस पे। ठीक है, टेबल मैं साइड में छोटा सा बना दूं। टेबल क्या था हमारा? यहां बना देता हूं। गन था 21, बटर था 0, फिर गन 1, बटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे में बढ़ाता चला गया। और इसके साथ क्या हुआ? ये पहले 20 हो गया, फिर ये 18 हो गया, फिर ये 15 हो गया, फिर ये 11 हो गया, फिर ये 6 और फिर ये 0 हो गया। ऐसे ही हुआ था ना जी? हाँ जी, चलिए अब आओ इस पे हम प्लॉट करते हैं। पहले हम बटर को इस पे डाल देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटर ले लिया। गन में 3 का गैप ले लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। चलो अब सारे कॉम्बिनेशन इस पे प्लॉट करो, खुद पीपीसी मिल जाएगा। पहली बार देखो क्या है? 0 बटर 21 गन है ना, पहला पॉइंट 0 बटर 21 गन। दूसरा क्या है? 1 बटर पे कितना? 20। अगला क्या है? 2 पे कितना? 18। अगला क्या है? 3 पे 15। 3 पे 15। अगला क्या है आपके पास? 4 पे 11। हेलो, अगला क्या है आपके पास? 4 पे 11, 5 पे 6 और लास्ट क्या है? 6 पे 0। ये लो जी, ये सभी बिंदु थे, ये पॉइंट था आपके पास P Q R S T U V, ये सारे पॉइंट्स थे। और इन सारे पॉइंट्स को अब आप मिला दो। और ये जो बेटा ये पॉइंट वहां मिलेगा, ये जो आपका बना है यही पीपीसी या पीपीएफ या कुछ लोग इसको पीपीबी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या कुछ लोग पीपीएल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन, इन नामों से इसे बुलाते हैं। ठीक है, तो देख लो पीपीसी क्या है। अब अगर मुझे कोई पूछता है कि क्या है पीपीसी, मैं परेशान नहीं होता, मैं कहता हूं इट रेफर्स टू ग्राफ। ये एक चित्र है। किसका चित्र है? 2 वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न वैकल्पिक संयोगों, मतलब 2 वस्तु के उत्पादन के विभिन्न संयोगों का चित्र है। 2 वस्तु के उत्पादन के विभिन्न संयोगों का, एक वर्ड जरूर यूज कर लेना, संभावित वर्ड जरूर बोलना, संभावित संयोगों का। ठीक है, और जब आप ये बना रहे थे तो दिया हुआ क्या था? दिया था संसाधन, और दिया था आपके पास संसाधन था और तकनीक थी, बस बात खत्म। ठीक है, तो पीपीसी के ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो और चलो अब पढ़ते हैं इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन अब पढ़ते हैं। उम्मीद है हो गया स्क्रीनशॉट। रोशन जी आपका स्क्रीनशॉट हो गया? चलो आओ बच्चों, अब परिभाषा पढ़ते हैं। पीपीसी की परिभाषा क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है
लिखा है उत्पादन संभावना वक्र, मतलब उत्पादन संभावना फ्रंटियर, दो वस्तुओं, आप सबको ये दो वस्तुओं वर्ड समझ में आया क्योंकि हमने दो ही चीज ली थी, गन और बटन। दो वस्तुओं के उन सभी संभव 1 मार्कर क्वेश्चन है ये कि उत्पादन संभावना वास्तविक संयोगों को दर्शाता है या संभावित संयोगों को दर्शाता है। तो पता होना चाहिए संभव संयोगों को दर्शाता है। वास्तविकता में उत्पादन कर नहीं रहे थे, हम तो उत्पादन की संभावनाएं बना रहे थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दो वस्तुओं के सभी संभव संयोगों का क्या है? संयोगों का ग्राफ है। ठीक है, जिन्हें दिए गए संसाधन और तकनीक के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है ना। तो क्या है उत्पादन संभावना वक्र? दो वस्तु, एक वर्ड याद रखना है दो वस्तु, दूसरा याद रखना है संभव संयोग, तीसरा याद रखना है कि ग्राफ बना, और अगली बात याद रखनी है जब ग्राफ बना तो क्या दिया हुआ था? तो संसाधन और तकनीक दी हुई थी। बताओ जी, ठीक हो गई? एक और डेफिनेशन लिखा है अन्य शब्दों में, तुम पढ़ो ना यार, सब सर ही पढ़ेंगे क्या? तुम पढ़ो, एक परिभाषा समझ गए मतलब मेरी बात समझ गए, ये देख लो बस, यहीं तक तुम्हें ध्यान रखना है। चलूं आगे मैं यहां से। अब एक और बात समझना, टेबल और डायग्राम पहले ही हो चुके हैं हमारा। अब एक बात और समझना आप, जब हम पीपीसी को बनाते हैं तो हम कुछ बातों को मान के चलते हैं, जो जिन बातों को हम मान के चलते हैं, अगर उनमें से एक भी आपने नहीं माना तो पीपीसी नहीं बनेगा, और जो मान के चलते उन्हीं को मान्यता बोलते हैं। कि पीपीसी जब हम बनाते हैं तो क्या क्या मानते हैं हम देखो, सबसे पहली चीज क्या मान के चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था में संसाधन की मात्रा क्या है? सीमित है। हाँ बिल्कुल मान लेते हैं, सच है, अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं। दूसरा देखो क्या मान के चलते हैं, दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं का ही उत्पादन किया जा सकता है। पीपीसी दो वस्तुओं का ही उत्पादन दर्शाता है, बिल्कुल मान लेते हैं। अगला देखो क्या है, संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान कुशल नहीं होते। पक्का वाला मान लो। अगर ये वाली बात नहीं मानी ना तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी, और ये भी सच है, दो वस्तु के उत्पादन में समान कुशल नहीं होते। अब मैं बताओ देखो क्या बोल रहा हूं। अब मैं पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स, और आज रोशन सर जी आए नहीं थे, तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पे हाथ आजमाते हैं। बताओ क्या तुम इतना प्यार दोगे मुझे जब मैं हिस्ट्री और पोल साइंस पढ़ाने आऊंगा? नहीं दोगे ना, क्योंकि हिस्ट्री पोल साइंस का चेहरा मतलब रोशन सर, बस, और कोई भी नहीं। मतलब मैं कुशल हूं अर्थशास्त्र में, लेकिन मान लो कि हिस्ट्री पोल साइंस में नहीं हूं। अगर मैं हिस्ट्री पोल साइंस पढ़ाने जाऊंगा तो इतनी कुशलता से काम नहीं कर पाऊंगा। और यही रूल रोशन सर जी पे भी लगा दें क्या? वैसे नहीं लगता है, वो एक्सपर्ट हो गया है, सब कुछ पढ़ा लेता है आजकल हमारा रोशन। चलो जी, तो क्या है, संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान कुशल नहीं होते। पापा बाहर के काम में हीरो हो आप, घर के काम में जीरो हो जाओगे, क्योंकि समान कुशल नहीं होते। ठीक है, ये मान्यता हो गई। और देखो क्या मान्यता है, एक और मान्यता है, हम ये मान के चलेंगे कि तकनीक स्थिर रहेगा। आप याद करो, जब मैंने आपको एग्जांपल देना शुरू किया तो मैंने कहा, माना कि हमारे पास श्रम प्रधान तकनीक है, और जितने संयोग मैं बनाता रहा, किसी में भी मैंने अपनी तकनीक नहीं बदली, लगातार मैं श्रम प्रधान तकनीक को ही मान के चल रहा था। तो ये 4 पॉइंट है, नंबर 5 डल गया, लेकिन पॉइंट 4 ही है। ये पॉइंट हमारा हो गया है। संसाधन का पूर्ण और कुशलतम उपयोग होना चाहिए। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस ना हो, लेकिन होगा। आप कोशिश करो कि संसाधन बर्बाद ना हो, लेकिन होगा। जब संसाधन एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाएगा तो संसाधन तो बर्बाद होगा, लेकिन हमारी पूर्ण कोशिश होनी चाहिए कि कुशलता के साथ उपयोग करना है। तो ये मान्यता है। परिभाषा पहले ही हो गई, तालिका और वक्र मैंने आपको बना के दे दिया। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो जी, सीमांत अवसर लागत। 2 वर्ड है, एक है सीमांत अवसर लागत और एक और है, इसको एमओसी शॉर्ट में बोलते हैं, और एक और है आपका, ये है एमआरटी, सीमांत रूपांतरण दर। दोनों मैं आपको एक साथ समझाता हूं। एक बार मेरे साथ चलो आप लोग तालिका वाली जगह पे आ जाओ, इधर दोनों वर्ड एक साथ समझना। एक बार वो पीपीसी की तालिका दिमाग में सेट कर लो, उसको हम दोबारा बना रहे हैं। देखो जरा क्या क्या लिया था आपने। एक लिया था आपने गन, एक तो था आपके पास गन, और दूसरा था बटन। क्या था? 21 गन 0 बटन। फिर 1 2 3 4 5 6,
इधर आपने इसे बढ़ाना शुरू किया तो पक्की बात है वो घटेगा, और याद रखना कितना घटेगा, हर बार पिछली बार से ज्यादा घटेगा। क्यों ज्यादा घटेगा, फिर लाइन दोहरा रहा हूं, संसाधन समान कुशल नहीं होते। घटाओ भाई इसको, पहली बार ये 20 हो जाएगा, अगली बार ये 18 हो जाएगा, और आगे जाओ 15 हो जाएगा, और आगे जाओ 11, और आगे जाओ 6, और अब 6 के बाद अगली बार 0 हो गया। अब समझना क्या है MRT, सीमांत रूपांतरण दर क्या है। MRT सीमांत रूपांतरण दर, बहुत सीधी सी बात है। रूपांतरण हो रहा है, आप देखो संसाधन पहले किस रूप में थे, संसाधन से आपने क्या बना दिया था, गन बनाया था, बंदूक बनाई थी, और अब संसाधनों का रूप किस में बदल रहे हो आप, बटर में बदल रहे हो। तो भैया जब आप ऐसा करोगे तो एक वस्तु के उत्पादन को जब आपने बढ़ाया, कोई बताएगा मुझे क्या बढ़ाया आपने, बटर को बढ़ाया, तो बटर को बढ़ाने के लिए डेल्टा मतलब होता है बेटा चेंज, परिवर्तन। बटर में चेंज लाने के लिए आपको गन को त्यागना पड़ा, तो बटे में डालना है कि कितना आपने बढ़ाया, और ऊपर डालना है कि कितना आपने त्यागा। किसको त्यागा, गन। बस एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा के साथ जब आप अनुपात निकालोगे तो उसी अनुपात को हम क्या बोल देंगे, MRT बोल देंगे। देखो रूपांतरण हो रहा है, रूप बदल रहा है, गन का रूप किस में आ रहा है, बटर में आ रहा है। गन वाले संसाधन से आप बटर बना रहे हो, तो जैसे रूपांतरण हो रहा है तो रूपांतरण में एक चीज बढ़ रही है, दूसरी घट रही है, तो जो घट रही है बटे में जो बढ़ रही है, दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, MRT। रोशन कुछ बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहते हैं भाई, सब सही है। चलो बढ़ते चलो। मैं पता है रोशन का नाम क्यों लेता हूं इतना, कि रोशन का नाम सुन सुन के तुम मेरी वीडियो देख लो, क्योंकि तुम उसको ज्यादा प्यार करते हो और मुझे कम करते हो। चलो अब लग रहा है कि आपको ज्यादा प्यार है। नहीं, हम दोनों को बराबर बराबर प्यार करना, वरना हम दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाएगी। चलो आओ देखो जरा बच्चों, ध्यान दो, पहली बार डैश, अब इधर आओ देखो, इसकी आपने एक मात्रा बढ़ा दी। मैंने कहा था ना बटे में क्या डालना है, जो बढ़ाया, क्या बढ़ाया आपने, बटर बढ़ाया, तो एक बटर बढ़ा और इधर एक गन घटा, तो ये 1:1 यहां पे MRT आ गया। और आगे बढ़ो, फिर देखो एक आपने बढ़ाया और एक बढ़ाया तो कितना घटाया, 2 घटाया, 2:1 MRT आ गया। और आगे जाओ, एक आपने बढ़ाया, 3 आपने घटाया, 3:1 MRT, फिर एक के लिए 4 घटाया, 4:1, फिर एक के लिए 5 घटाया आपने तो 5:1, फिर एक के लिए 6 घटाया आपने तो 6:1। तो क्या है, MRT चल गया पता। MRT अनुपात है त्यागी गई मात्रा बटे में प्राप्त की गई मात्रा का। और ध्यान रखना, कई बार मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो टेबल बना के आते हैं और उनका टीचर काट देता है टेबल को, वो आके मुझे कहते हैं देखो भैया उन्होंने हमारा आंसर काट दिया। जब मैं देखता हूं पता है वो क्या लिख के बैठे होते हैं, ये 1:1, 2:1, 3:1, इसको वैसे लिख देते हैं, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। कहते हैं भैया आपने जो पढ़ाया था वही तो लिखा है हमने। अबे गधे, मैंने क्या पढ़ाया था तुझे, मैंने तुझे ये कहा था कि ऊपर डालना है त्यागी गई मात्रा बटे में प्राप्त की गई मात्रा, और जब तू ऐसे लिखेगा तो तूने उल्टा नहीं कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं लिखना, कई बच्चे ऐसे लिख के आ जाते हैं। ठीक है, ये रहा। अब जरा समझो MOC क्या है। MOC रोशन जी ये साफ हो सकता है, अच्छा चलो MOC क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। अरे कुछ नहीं है यार, क्यों डर रहे हो, कुछ भी नहीं है। जब रेशियो की फॉर्म में लिखोगे, अनुपात की फॉर्म में, तो MRT, और इसी बात को सीधा आप त्यागी गई मात्रा को बिना अनुपात के लिख दो। जरा मुझे बताओ एक बटर बढ़ाने के लिए कितने गन त्यागे, सर 1। फिर बताओ एक बटर बढ़ाने के लिए कितने गन त्यागे, दोबारा सर 2। फिर बताओ एक बटर के लिए कितने गन त्यागे, सर 3। फिर 4, 5, 6। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। अनुपात में लिखोगे MRT और बिना अनुपात के लिखोगे MOC, बस यही इन दोनों में फर्क है, वरना दोनों एक ही चीज है भाई। ठीक है सबको, यहां तक ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलो एक बारी परिभाषा पढ़ के आते हैं कि लिखा क्या है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चले देखो क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ते हैं। सीमांत रूपांतरण दर, फार्मूला भी लिखा है, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है MRT एक वस्तु की इकाई का वह अनुपात है, यह अनुपात है जिसे दूसरे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए त्याग दिया गया। समझ गए, एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरे की कितनी मात्रा आपने त्याग दी, इसका मतलब होता है परिवर्तन।
चेंज, ठीक है। दूसरे की कितनी मात्रा आपने त्याग दी, दोनों के अनुपात को एमआरटी बोलते हैं। और अगर आप अनुपात में नहीं निकालोगे, सीधा ये बता रहे हो कितनी मात्रा त्यागी, तो वो एमओसी है। पीछे चलो एक बार मेरे साथ, एमओसी में देखो क्या लिखा हुआ है। सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय एक वस्तु की ये सब क्या आ गया, हटाओ भाई इसे। एक वस्तु की उस मात्रा से होता है जिसे दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागा गया। अरे सिंपल है ना, एक वस्तु की वो मात्रा जिससे आपने त्यागा दूसरे को प्राप्त करने के लिए, सीधा बस वो मात्रा बता दो मुझे, एमओसी है। और अनुपात में बताओगे तो एमआरटी है, बात खत्म। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मिसप्रिंट हो गया। अरे मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलती करेगा धीरे धीरे सुधर जाएगा। चलो थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, मिसप्रिंट है, देख लो, ठीक है, खुद सही कर लो, अगली बार हम सही कर देंगे। चलो ये भी हो गया हमारा। पीपीसी की विशेषताएं, भाई साहब पेपर में ना आए ऐसा होता नहीं इस क्वेश्चन का हाल। बहुत इंपॉर्टेंट कि पीपीसी की क्या क्या विशेषता है। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 विशेषताएं है पीपीसी की। पहली विशेषता, पीपीसी नीचे की ओर गिरता है, मतलब इसका ढलान ऋणात्मक होता है। देखो आप कभी पीपीसी को देखो तो वो ऐसा बना होता है। ढलान ऋणात्मक क्यों बोलते हैं, जरा समझने की कोशिश करो। ये देखो हम यहां थे, सपोज करो यहां पे, ये था हमारे पास बटन, ये था गन, समझना ढलान ऋणात्मक क्यों है। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं बटर बढ़ाना चाहता हूं, मुझे बटर बढ़ाना है, तो मुझे उसके लिए गन को क्या करना पड़ेगा, बटर को बढ़ाने के लिए मुझे गन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बस इसलिए पीपीसी ऋणात्मक होता है भाई। पता है ना संसाधन सीमित है, तो एक वस्तु को उत्पादन को बढ़ाओगे तो दूसरे के उत्पादन को क्या करना होगा, कम करना होगा, और इसलिए पीपीसी का ढलान ऋणात्मक होता है। आओ पढ़ो, देखो क्या लिखा है। एक वस्तु का अधिक उत्पादन दूसरे वस्तु के उत्पादन से संसाधनों को हटाकर ही हो सकता है। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो वो तभी हो सकता है जब दूसरे के उत्पादन से संसाधन को हटाओगे, मतलब दूसरे के उत्पादन को घटाओगे। क्या लिखा है, एक वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और दूसरी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन के बीच विपरीत संबंध होता है। एक में परिवर्तन मतलब एक अगर बढ़ाओगे तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इसलिए पीपीसी का ढलान ऋणात्मक होता है। दूसरी बात, पीपीसी नतोदर आकार का होता है। ये नतोदर आकार क्या है, 3 आकार है, 3। एक है नतोदर, एक है सीधी रेखा, एक है उन्नतोदर, 3 आकार है। ये आप देख रहे हो जो मैंने पीपीसी बनाया है, इस आकार को कहते हैं नतोदर। अगर पीपीसी ऐसा बनता है, अगर पीपीसी में सीधी रेखा बना दूं, अगर मैं पीपीसी सीधी रेखा बना दूं तो इसे कहते हैं सीधी रेखा, ऋणात्मक ढलान। और अगर पीपीसी में ऐसा बना दूं, अगर पीपीसी में ऐसा बना दूं, सपोज करो ऐसा, ठीक है, तो इसे कहते हैं उन्नतोदर। तो इन तीनों आकार का पीपीसी हो सकता है। पहले इसको सुन लो, ये पीपीसी का स्टैंडर्ड आकार है, मतलब कि ज्यादातर पीपीसी आपको इस आकार का दिखेगा, मतलब कि नतोदर दिखेगा। क्यों दिखेगा, बहुत सीधी सी बात। अभी आपने एमआरटी देखा था, एमआरटी को आपने नोटिस किया, वो लगातार बढ़ रहा है, तो बस उसी बढ़ते हुए एमआरटी की वजह से पीपीसी कैसा दिखता है, हमारा नतोदर दिखता है। और एमआरटी क्यों बढ़ता है ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, नहीं एक बार और बोल देता हूं कि एमआरटी क्यों बढ़ता है, क्योंकि संसाधन समान कुशल नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत या एमआरटी के कारण इसका स्वरूप नतोदर होता है ना। अर्थात एक वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उत्पादन करने के लिए, है ना, हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे वस्तु का त्याग पहले की तुलना में ज्यादा करना पड़ता है। तो याद रखना कि पीपीसी का आकार नतोदर होता है। और क्यों होता है नतोदर, बढ़ते हुए एमआरटी की वजह से। यहां पे एग्जामिनर कई बार खेल जाता है, एग्जामिनर का एक क्वेश्चन आएगा कि क्या कभी पीपीसी सीधी रेखा हो सकता है, मना मत करो, बोलो हाँ हो सकता है। काल्पनिक स्थिति है लेकिन हो सकता है, जब एमआरटी क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। क्या पीपीसी कभी उन्नतोदर हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये भी काल्पनिक स्थिति है, अगर एमआरटी या एमओसी बढ़े नहीं बल्कि उल्टा घटने लगे। काल्पनिक स्थिति का मतलब समझ रहे हो कि ऐसा बहुत कम होगा, असंभव सी बात है, सपनों में ही होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर सामने से पूछेगा तो हाँ बोलना है। चलो स्क्रीनशॉट करो बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। चलिए आगे है पर्याप्य और अपर्याप्य संयोग, ध्यान देना। इससे अभिप्राय उन संयोगों से होता है, पहले पर्याप्य संयोग है, इससे अभिप्राय उन संयोगों से होता है जिन पर अर्थव्यवस्था कार्यरत हो सकती है, मतलब सीधा वो संयोग जिन्हें आप अपने दिए हुए संसाधन पे प्राप्त कर सकते हैं।
ये देखो, ये है y एक्सेस, ये है x, ये 0, ये बन गया पीपीसी। अब ध्यान देना, एक बिंदु मैं ले रहा हूं इस लाइन पर, बिंदु का नाम A, एक मैं अंदर ले रहा हूं, बिंदु का नाम B, एक मैं बाहर ले रहा हूं, बिंदु का नाम C। ये वो बिंदु नहीं है जो तू सोच रहा है बच्चे, ये नॉर्मल बिंदु है, डॉटेड है। हाँ, तो 3 बिंदु ले लिए मैंने, A B C। अब ध्यान से समझो, अब इस पॉइंट A को और पॉइंट B को देखो, ये दोनों आपके ग्राफ के अंदर या ग्राफ पर है, तो मतलब आपके जो संसाधन हैं उन संसाधनों से आप इन दोनों बिंदुओं को प्राप्त कर सकते हो, तो इसलिए ये प्राप्य संयोग है। और पॉइंट सी को देखो, ये कहां है, ग्राफ से बाहर है, मतलब हमारे संसाधन, हमारी औकात है ही नहीं कि हम इसका उत्पादन कर पाए, तो इसलिए हमने इसे अपर्याप्य बोले। ठीक है, तो यहां पे पर्याप्य में कौन है, ए और बी। तो सर ए और बी में फर्क क्या है, बेटा देख, पॉइंट ए बता रहा है कि तेरे पास जो संसाधन थे ना उसका तूने बेहतरीन उपयोग किया, बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, कोई संसाधन की बर्बादी नहीं की। तो पॉइंट ए मतलब कि आपने जितना सोचा था उतना उत्पादन कर लिया। देखो क्या लिखा हुआ है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग मतलब बढ़िया उपयोग। तो आप कहां पे आ जाओगे, पीपीसी के लाइन पे आ जाओगे। और अगर संसाधनों का अपूर्ण प्रयोग किया मतलब अच्छा प्रयोग नहीं किया तो भी पर्याप्य तो है, लेकिन कहां हो, पीपीसी के अंदर हो। समझ गए, तो पर्याप्य मतलब जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। 2 होते हैं, अगर संसाधनों का पूर्ण उपयोग तो पीपीसी की रेखा पे, अपूर्ण उपयोग तो पीपीसी से अंदर। ठीक, आगे बढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट भी करते रहिए, जल्दी चलिए आगे। देखो क्या है हमारे पास, अपर्याप्य संयोग वहीं पे हो गया। हाँ, पर्याप्य संयोग, अपर्याप्य भी मैंने आपको बता ही दिया। अब आ जाओ, क्या पीपीसी एक सीधी रेखा हो सकता है, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, पीपीसी सीधी रेखा हो सकता है, लेकिन शर्त क्या लगेगी, शर्त ये लगेगी कि एमआरटी या एमओसी कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात, क्या पीपीसी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो सकता है, मतलब एक टॉपिक है आईसी, उसके जैसा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन काल्पनिक स्थिति है दोनों। ये कब होगा, जब हमारा एमआरटी क्या करना शुरू कर देगा, जो संभव नहीं है, जो घटना शुरू कर देगा। डन है, तो ये दोनों काल्पनिक स्थिति में हो सकता है। एग्जामिनर पूछेगा कि क्या हो सकता है, तो हाँ बोलना है। जब ये स्थिर होगा, जब एमआरटी स्थिर होगा तो ऐसा होगा, और एमआरटी अगर घटेगा तो ऐसा होगा। चलो, अब है पीपीसी में परिवर्तन। देखो बच्चा, पीपीसी को बनाने के टाइम हमारी मान्यता थी कि संसाधन दिए हुए होंगे और तकनीक गिवन होगी, है ना। अगर ये संसाधन और तकनीक बदल जाए तो पीपीसी में परिवर्तन आएगा। अगर संसाधन और तकनीक बदल जाए तो पीपीसी में परिवर्तन आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, पीपीसी में खिसकाव भी हो सकता है, पीपीसी में घुमाव भी हो सकता है। पीपीसी में खिसकाव कब होगा, पीपीसी अपनी जगह कब बदलेगा, यह तब खिसकता है जब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में उत्पादन की क्षमता मतलब संसाधन और तकनीक में परिवर्तन हो जाए। 2 वस्तु है, दोनों की संसाधन और दोनों की तकनीक अगर बदल गई, दोनों वस्तुओं की संसाधन भी बदल गया या तकनीक बदल गई, तो पीपीसी खिसकेगा। और पीपीसी घूमेगा कब, जब एक वस्तु की तकनीक में परिवर्तन आए। जब दोनों की तकनीक या संसाधन बदल रहे हैं तो पीपीसी खिसकेगा, खिसकाव होगा। और अगर सिर्फ एक वस्तु की तकनीक में परिवर्तन आए तो पीपीसी खिसकेगा नहीं, पीपीसी घूमेगा। ये देखो, पीपीसी में खिसकाव 2 तरीकों से हो सकता है, दो तरफ हो सकता है, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। देखो बच्चा, अगर पीपीसी आपका ये था, मान लो ये था पीपीसी, और अगर संसाधन बढ़ा दिए जाए, जैसे मेरे एग्जांपल मैंने 1 करोड़ रुपए कहा था ना, अब मान लो संसाधन 2 करोड़ हो गया, या मान लो दोनों वस्तु गन और बटर दोनों को बनाने के लिए मैं पूंजी प्रधान तकनीक ले आया, तो अब आप बताओ क्या गन और बटर जितना मैं पहले बना रहा था उतना ही बनेगा या उससे ज्यादा बनेगा? तो सीधा आंसर उससे ज्यादा बनेगा, क्योंकि सर आपने संसाधन 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ कर दिया। या मान लो सर आपने दोनों वस्तुओं के लिए श्रम प्रधान तकनीक को छोड़ के पूंजी प्रधान तकनीक अपना लिया, मशीनों वाला तरीका, तो क्या होगा, पीपीसी हमारा कहां की तरफ खिसक जाएगा, खिसकाव हुआ। और किधर की तरफ खिसकाव हुआ, तो दाईं ओर। और बाईं ओर वाले में क्या होगा, जब दोनों वस्तुओं के संसाधन घट जाए या दोनों वस्तुओं के लिए आप तकनीक ले आओ घटिया, मतलब कि पूंजी प्रधान छोड़ के श्रम प्रधान की तरफ चले जाओ, तो उस परिस्थिति में भी आपका पीपीसी खिसकाव करेगा। और किधर खिसकेगा इस बार पीपीसी, उल्टे हाथ की ओर, मतलब बाईं ओर। इसको भी बच्चा स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। चलते हैं आगे।
आगे है आपके पास पीपीसी में घुमाव कि क्या पीपीसी घूमेगा। मैंने आपको बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में कहा हाँ घूमेगा। अगर आप बदल दो तकनीक, वो भी कितने वस्तु की, एक वस्तु की। जिस वस्तु की आप तकनीक बदलोगे, मान लो गन की तकनीक आपने बदल दी तो पीपीसी गन वाले एक्सिस पे घूमने लगेगा, एक जगह से फिक्स है दूसरी जगह से घूमना शुरू कर देगा। मतलब जहां पे आप तकनीक बदलोगे, जिस वस्तु की तकनीक बदलोगे, उसी अक्ष पर पीपीसी घूमेगा। एग्जांपल देखो, एक्स अक्ष पे कब घूमेगा, एक बात बताओ यार। अभी जब मैं एग्जांपल ले रहा था तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा था, अभी जब हमने ग्राफ बनाया था एक्स एक्सिस पे क्या रखा था, क्लास बोलो यार। अच्छा तुम बोलोगे कैसे, बोलूंगा तो मैं, तुम तो सुनोगे यार, मैं तो भूल गया था। ये रहा हमारा पीपीसी, ये रहा हमारा पीपीसी। इस पे था बटर, है ना, और इस पे था गन। अब तुम बोलो, मान लो गन की टेक्नोलॉजी वही है, गन की तकनीक में कोई चेंज नहीं, और बटर के लिए तुम बढ़िया तकनीक ले आए, तो क्या होगा, बटर पहले से ज्यादा बनेगा ना, बनेगा ना, बटर पहले ज्यादा। इसकी तकनीक वही है और इसके लिए अच्छी तकनीक ले आए तो बटर पहले से ज्यादा बनेगा। अब जो हमारा नया पीपीसी होगा वो घूमेगा, बाहर की तरफ घूमेगा, और किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, जिस पे बटर है, जिसकी आपने तकनीक बदली। अच्छा मान लो तुम बटर के लिए घटिया तकनीक ले आए, तो अब क्या होगा, दोबारा घूमेगा, लेकिन कहां की तरफ, कहां की तरफ घूमेगा, अंदर की तरफ घूमेगा। बोलो ठीक हो। सेम ऐसे ही अगर मैं तकनीक इसकी ना बदलू, बटर की ना बदलू, गन की बदलू, वाई एक्सिस पे गन था मेरा, तो फिर अब ग्राफ कहां घूमेगा, वाई एक्सिस पे। मैं यहीं दिखा दूं आपको ग्राफ, सपोज करो ये है आपका ग्राफ। अब आप इसके लिए, यहां पे क्या था आपका गन, आप अच्छी टेक्नोलॉजी ले आए तो गन ज्यादा बनेगा। बटर के लिए वही पुरानी तकनीक है, श्रम प्रधान, इसके लिए आप पूंजी प्रधान ले आए तो ये ज्यादा बनेगा, और ग्राफ ऐसे वाई एक्सिस पे बाहर की तरफ घूम जाएगा। और अगर उल्टा कर दूं मैं गन के लिए घटिया टेक्नोलॉजी ले आऊं तो फिर गन कम बनेगा तो अंदर की तरफ घूम जाएगा। ठीक है, करो स्क्रीनशॉट बच्चा, ये घुमाव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी आपका, कर लिया। चलें आगे। अरे ये क्या हुआ, क्लास कंप्लीट हो गई, खत्म सब कुछ। चलो ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। जय श्री राम, भारत माता की जय हो। अब क्या बोलूं, वो लाइन बोल दूं, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिसको बताना है उसको बता दो, रोशन शाह स्टडी पॉइंट खूब फैला दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।